छड़ी मौजूद अगर मैं कुछ ये खबर तो यकीनी तौर पर आपके इल्म में होगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने मुश्तरका तौर पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के हवाले से सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले अफराद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। FIA, पैमरा, PTA समेत तमाम अदारों को लाइन हाजिर भी किया गया है। उनसे पूछा गया है कि जनाब इस मुहिम को रोकने के लिए आपने क्या किरदार अदा किया, तुसी कितने पंग पी के सुते सो। और इसके साथ साथ हुकूमत और दीगर इदारों की साख के ऊपर भी सवालात उठाए, ये कहते हुए कि जनाब हुकूमत की तरफ से चूंकि इस मामले के ऊपर किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो बादियों नज़र में इस बात को तसव्वुर किया जा सकता है कि मोहतरम जज के खिलाफ चलाई जाने वाली इस मुहिम को हुकूमती आशीर्वाद भी हासिल थी। अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट की तरफ से मुख्तलिफ इदारों के हवाले से सवाल उठाए गए, लेकिन सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं दिया गया। और मेरा ख्याल है अगर सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दिया जाता तो बाकी दीगर सवालात के उठने का जवाब ही खत्म हो जाता। और वो सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल था और उसका जवाब भी सिर्फ और सिर्फ यस और नो में ही आना चाहिए था। सवाल था कि क्या सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश कराची यूनिवर्सिटी और इस्लामिया लॉ कॉलेज के जो खतूत हैं वो असली हैं या नकली हैं, फैब्रिकेटेड हैं, दुरुस्त हैं या गलत हैं, और इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता था। दूसरा सवाल कि सोशल मीडिया पर जो इस वक्त डिग्री ज़ेर गर्दिश है वो क्या वाक़तन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की है, और क्या वो डिग्री जो है वो दुरुस्त है या गलत है, सही है या गलत है। इतनी सी बात थी, इस सारे के सारे मामले का नतारा हो जाता। और अगर इसके बाद कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस करार के बाद अगर कोई सवाल उठाता तो फिर उसके ऊपर तो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती थी। सवाल तो इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा हैं जिनके जवाबात मिलने चाहिए थे। मिसाल के तौर पर क्या जस्टिस आमिर फारूक जो कि चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, क्या वो जज नहीं? क्या जस्टिस आमिर फारूक साहब की कोई तौकीर नहीं? क्या जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो मंदिर का घंटा है कि जिसका दिल करेगा आएगा, बजाएगा और चला जाएगा, उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं? वो नमूना जो रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में खड़े होकर हाथ हिला हिलाकर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ऊपर उंगलियां उठाता है और उन पर इस बात का इल्ज़ाम आयद करता है कि इस वक्त जजेस के खिलाफ जो मुहिम चल रही है वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के इशारे पर चल रही है। लेकिन इस हवाले से इस्लामाबाद के वो तमाम जजेस जिसको हम जजेस का जो है ना वो एक ग्रुप कह सकते हैं, वो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ खामोश है बल्कि इस हक के हवाले से इस बात का जिक्र करते हुए भी उनकी ज़ुबान लकड़ की हो जाती है या पत्थर की हो जाती है कि वो हिलने से कासर हो जाती है। ना सिर्फ ये बल्कि वो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो सोशल मीडिया पर भी और जो नेशनल मीडिया पर भी आकर मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर एतराज़ात उठाते रहे हैं, उनके हवाले से भी ये जो फुल कोर्ट की कार्रवाई है इसने चुप का रोज़ा साधे रखा है। मिसाल के तौर पर एक सियासी जमात के तर्जुमान भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चीफ जस्टिस को टाउट कह के पुकारते हैं, लेकिन 6 के टोले के कान पर जूं तक नहीं रेंगती क्यों? ये सवालात और इस जैसे और भी कई सवालात हैं जिनके जवाबात अभी तक नहीं मिल रहे। इन सवालों के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और खबर का जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी आज काबीना से मंजूरी ली जाएगी। और ये इस खबर का ताल्लुक मेरे और आपसे यानी मेरे और आपके माशी मसाइल के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हालिया दिनों के अंदर जो बिजली के बिल आए हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों के बशमूल मेरे फ्यूज़ ही उड़ा के रख दिए हैं। क्योंकि इतने बिलों के बाद इस बात की भी खुशखबरी सुनाई गई है कि अगले महीने के बिल इससे भी ज़्यादा आएंगे। और इसके साथ साथ इस खबर ने तो और भी ज़्यादा 14 तबक रोशन कर दिए हैं कि सिर्फ लेस्को जो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन है उसके ये जो इस महीने के जो बिल्स उन्होंने सर्कुलेट किए हैं इसमें 87 लाख यूनिट्स एक्स्ट्रा डाले गए हैं। यानी वो 87 लाख यूनिट जो वापडा ये जो लेस्को और उसके जो मुलाजमीन के बिली भगत के ज़रिए जो चोरी किए गए या जो लाइन लॉसेस हुए 87 लाख यूनिट, उसका बिल भी मैं और आप भरेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? इसके हवाले से कोई जवाब नहीं मिल रहा। इसीलिए इसी हवाले से पंजाब की वज़ीर आला जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने एक इजलास किया और उस इजलास के अंदर परवेज़ रशीद साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा और दीगर जो सूबाई अमायदीन थे वो मौजूद थे। और इस इजलास में इस बात का फैसला किया गया कि अवाम को रिलीफ देने के लिए वो तमाम लोग
जो 50 यूनिट से 500 यूनिट की स्लैब के अंदर आते हैं, इनको सोलर पैनल्स गवर्नमेंट के खर्चे पर मुहैया किए जाएंगे और गवर्नमेंट इसके ऊपर 90% का बोझ खुद उठाएगी। 10% एंड यूजर यानी कंज्यूमर से लिए जाएंगे और ये जो कर्जा उनको मिलेगा ये बिला सूद होगा और ये 5 साल के अरसे में वसूल किया जाएगा। ये सवाल अपनी जगह पर अहमियत का हामिल है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर सोलर पैनल्स आएंगे कैसे और इनको तकसीम का अमल जो है वो तमाम लोग जो 50 से 500 यूनिट्स की स्लैब में आते हैं उनको ये सोलर पैनल्स कितने अरसे तक पहुंचाए जाएंगे और क्या वाकईतन ये जो अमल है इससे लोगों की मुश्किलात का हल होगा या ये एक महज लॉलीपॉप है। अगर आप गौर करें तो मुझे ये ऐलान यकीनी तौर पर ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट के जो बहुत सारे ऐलानात हैं ये सियासी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर हम हकायक पर नज़र डालें तो इस फैसले पर अमल दरामद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल इस वजह से कि जो गवर्नमेंट है उसको जो रेवेन्यू इस वक्त हासिल होता है बुनियादी तौर पर वो 3 शोबाजात से हासिल होता है। वो सबसे बढ़कर पेट्रोल, बिजली और गैस और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें या वो तमाम मुलाजमीन चाहे वो निजी शोबे में हैं जिनकी सैलरीज अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने पूरी मईशत का बोझ उठा रखा है, जिन्होंने पूरे टैक्सेशन के सिस्टम का बोझ उठा रखा है और इन तमाम लोगों को इस तरह के लॉलीपॉप्स बहुत ही ज़्यादा अपील करते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि इन लॉलीपॉप्स के ज़रिए वो अपनी इन मुश्किलात का हल तलाश कर लेंगे। उनको ये पता चल जाएगा कि यार कोई बात नहीं, अगले 2 महीने में हमें सोलर पैनल मिल जाना है, हमारी ये मुसीबत जो है वो हमेशा के लिए हल हो जाएगी। लेकिन इस बात को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ने लोगों को सरकारी बिजली से मुंतकिल कर दिया सोलर बिजली पर तो वो जो बिजली घर यहाँ पर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के चचा हजूर ने लगवाए थे पंजाब के अंदर, जिनकी कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ हम आज तक भुगत रहे हैं और उन बिजली घरों को जिनकी कैपेसिटी पेमेंट चाहे वो बिजली बनाएं ना बनाएं, चाहे हम उनसे बिजली खरीदें ना खरीदें, हमने उनको पे करना है। तो उनके तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो 10 साल के थे और अब वो ख़त्म होने जा रहे हैं उनको अगले 10 साल के लिए एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट किसी भी तौर पर इस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ज़िबा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये बिजली जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है सोलर के ऊपर तो जो रेवेन्यू स्ट्रीम है गवर्नमेंट की वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी बल्कि उसके नतीजे में हुकूमती सिस्टम के क्लैप्स होने का जो है वो अंदेशा है। लिहाजा मुझे ऐसे लगता है कि ये इकदाम, चूँकि मैंने आपको बताया कि मैं इसके अंदर कोई बैड इंटेंशन नहीं समझता, लेकिन ये एक हकीकत है कि अगर लोग जो है वो अपनी गाड़ियों को पेट्रोल की बजाय बिजली पर ट्रांसफ़र कर लेंगे, अगर पेट्रोल इंपोर्ट नहीं होगा तो पेट्रोल की इंपोर्ट के ऊपर या पेट्रोल के इस्तेमाल के ऊपर जो गवर्नमेंट रेवेन्यू इकट्ठा करती है 1 लीटर पेट्रोल पर तकरीबन 60 से 78 रुपए जो है वो रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर, तो रोज़ाना की तादाद में लाखों लीटर पेट्रोल बिकता है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हज़ारों मेगावाट बिजली इस्तेमाल होती है। तो इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जो नामालूम इनकम टैक्स, फिक्स्ड टैक्स, नामालूम टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज़ और कैपिटल वैल्यू टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस जो सिर्फ बिजली के बिलों पर गवर्नमेंट वसूल करती है, आपका क्या ख्याल है कि उससे गवर्नमेंट कहेगी अच्छा जी जनाब आप चले जाएं और हमारी रोज़ी के ऊपर आप डांग मार दें? वो रोज़ी जिसके अगेंस्ट अभी बजट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अखराजात में इजाफा किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफिस के अखराजात में इजाफा किया गया है, जो पार्लियामेंट हमने मुंतखब करके भिजवाई है ईवान के अंदर, उनकी जो पर्क्स हैं उनके अंदर इजाफा किया गया है। ये जो जजेस जो हमारे आपके केसेस सुनते हैं उनकी तनख्वाहों में उनकी मुफ्त बिजली और मुफ्त पेट्रोल ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा गवर्नमेंट इस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर सकती, ये उसके इकोनॉमी के मॉडल में फिट ही नहीं होता। लिहाजा ये एक इसको मेरी आपसे ये अपील है, बेशक मरियम नवाज साहिबा ने इसको गुड फेथ में किया हो, लेकिन इससे आपको कुछ ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी मुझे ऐसे लगता है कि इसके एग्जीक्यूट होने में भी 5 बरस लग जाएंगे और 5 बरस के बाद अगर लाख 1.5 लाख लोगों को सोलर पैनल मिल भी गए तो इससे कोई बड़ी क़यामत नहीं आ जाएगी। अलबत्ता उस वक्त तक मेरे और आपके जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक भी नुचड़ चुका होगा। अब बात करते हैं इन जज साहिबान की।
जो इस वक्त अपनी ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये ईगो की लड़ाई ना सिर्फ आगे बढ़ती चली जा रही है, बल्कि इस ईगो की लड़ाई के अंदर ये खुद अपने ही इदारे को बेतौकीर करते चले हैं। जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा कि बजाय इसके कि तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की जाती, अगरचे ये अदालत आलिया का हक है कि जनाब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का आगाज़ करे, लेकिन उसके साथ साथ जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिनके ऊपर इस बात का इल्ज़ाम है कि जनाब उनकी डिग्री जाली है, कम से कम उनको ही बेंच से अलग कर देते, या कम से कम वो बेंच के अंदर बैठकर इस बात का इजहार कर देते कि जनाब मेरी डिग्री 100% असली है, आप इसकी जहां मर्जी से तस्दीक कराएं। सोशल मीडिया पर चलने वाला लेटर झूठा है, बेबुनियाद है, फ्रॉड है, और अब अगर किसी ने मेरी डिग्री के हवाले से बात की तो जनाब उसके खिलाफ हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। कोई बात समझ में आती, भेजे में आती? क्योंकि अगर महज ये अदलिया के खिलाफ मुहिम है, तो जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि जस्टिस आमिर फारूक को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तर्जुमान जनाब रऊफ हसन साहब टीवी टॉक शो शहजाद इकबाल के टॉक शो के अंदर मैंने खुद सुना उनको टाउट कहते हुए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो नेशनल मीडिया पर भी मौजूद हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पर भी उसके क्लिप्स वायरल है, वहां पर उनको टाउट कहा गया है। उनको ये बात कही गई है कि जनाब इस बंदे से हमें किसी भी तरीके से इंसाफ नहीं मिल सकता क्योंकि ये टाउट है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ऊपर हर तरह का इल्ज़ाम लगाया गया। असद तूर साहब हर रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में खड़े होते हैं, खड़े होकर जनाब वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर इस बात का भी इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि इस वक्त जजेस के हवाले से जो मुहिम चल रही है वो भी जस्टिस काजी फायज ईसा के इशारे पर है, सिर्फ इस वजह से कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस बात का इजहार किया है कि जनाब अगर मेरी ज़ात के ऊपर कोई भी कीचड़ उछालेगा, कोई भी बहतान लगाएगा, तो मैं उसके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई नहीं करूँगा। तो उसका मतलब ये है कि अब हम असी उन्होंने ललियां दा बाल समझ लिए, हम उनको मंदिर का घंटा समझ लें, जो भी आएगा बजाएगा और चला जाएगा, और किसी को इसकी कोई जो है वो शर्म है नहीं आएगी। ये वो बुनियादी इशूज़ हैं जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। क्या जजेस की इज्जत सिर्फ इन 6 जजेस की इज्जत है, इसके अलावा किसी और जज की इज्जत नहीं? वो जज साहब जिनकी साहबजादी ने 2 नौजवानों को कुचल दिया, फिर इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की, उनकी इज्जत है और किसी की इज्जत नहीं। वो जो रफाकत तनौली है, जो उस मासूम बच्चे का बाप है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई तौकीर नहीं है, उसकी मताए हयात छीन ली जाए, उसकी कोई अशकशोई ना करे, उससे ये सवाल भी पूछा ना जाए कि जनाब मलिक साहब ताड़ी ती की करनी पई थी, आपने अपनी बेटी को खुद अदालत के रूबरू क्यों नहीं सरेंडर कराया? क्या ये सवाल पूछना गलत है? तो इसके ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। जनाब बस कर दें, खुदा का वास्ता बस कर दें। ये ईमानदारी का जो इस वक्त ये जो शिकंजा है, ये जिस हद तक फैला है, मैं आपको ये बात आप मेरी लिख के ले ले, वो मोहब्बत जो इस्टेब्लिशमेंट के दिल में थी ना इमरान खान की, वही मोहब्बत इस वक्त आपके दिल में है। लेकिन वो उस वक्त को याद रखिएगा, वो इमरान खान उन लोगों में है वो कहते हैं मतलब निकल गया तो पहचानते भी नहीं। इमरान खान का मतलब निकल गया तो उसने आपके साथ भी वही सलूक करना है जो उसने जनरल बाजवा या जनरल फैज़ उमीद के साथ किया है। ये बात आप मेरी लिख के ले लें, और वो दिन कुछ ज़्यादा दूर नहीं। अल्लाह ताला आपकी भी ज़िंदगी करे, हमारी भी ज़िंदगी करे। ये जो है ना चीज़ें आपके सामने जब आएंगी तब ही आपको पता चलेगा कि जनाब आपने ईमानदारी करके कितना बड़ा कौम के साथ जुल्म किया है। सवाल इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई समझे तो अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।